पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या बोलता है सर क्वेश्चन नंबर 11? चलिए पढ़ते हैं हम। वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। जब आप बुलेट को मतलब गोली को बंदूक से फायर्ड करते हैं तो जो बंदूक होता है ना वो रिकॉल करता है। क्लियर है? बंदूक जो होता है रिकॉल करता है। इसका मतलब क्या है कि जब गोली आगे की तरफ जाता है तो जो बंदूक है वो पीछे की तरफ झटका देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ए में बोला है क्या, बिकॉज द बुलेट हैज स्मॉल लीनियर मोमेंटम। क्योंकि बुलेट का थोड़ा बहुत लीनियर मोमेंटम होगा। सुनिएगा बात को, बुलेट के पास क्या हो सकता है? तो बोले अगर मान लो ये बुलेट है तो बुलेट का मास तो थोड़ा सा होगा, लेकिन वेलोसिटी बुलेट में थोड़ा सा होता है कि बहुत ज़्यादा होता है? तो कहेंगे सर बुलेट में जो है ना वेलोसिटी ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि बहुत थोड़ा लीनियर मोमेंटम, बहुत थोड़ा लीनियर मोमेंटम रहता, फर्क भी नहीं पड़ता हमको। क्लियर है? थोड़ा लीनियर मोमेंटम नहीं होता, ठीक ठाक लीनियर मोमेंटम होता है। ऑप्शन बी में क्या बोलता है, बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम। यस, बुलेट के पास बहुत ज़्यादा लीनियर मोमेंटम होता है। यस, एकदम सही बात है ये। सी, द बुलेट हैज जीरो लीनियर मोमेंटम। नहीं, जीरो कैसे होगा? मास भी है इसके पास, वेलोसिटी भी है, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता है। और डी में बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। बुलेट के पास बहुत ज़्यादा लीनियर मोमेंटम होगा, और जितना लीनियर मोमेंटम बुलेट के पास होता है उतना ही लीनियर मोमेंटम बंदूक के पास भी होता है। समझ रहे बात को? इसीलिए वो रिकॉल करता है। आप देखे होंगे कि जो सोल्जर्स लोग होते हैं कि ऐसे बंदूक को नहीं चलाते, कंधा में रख कैसे करके चलाते हैं, क्योंकि ये जर्क सह सकता है। छाती में रख के चलाएंगे तो छाती तोड़ देगा। समझे बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 की बात करते हैं। द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, इट्स वेट इज। अगर किसी बॉडी का मास 2 kg है तो इसका वेट कितना होगा? समझिएगा बात को। जब भी वेट की बात हो ना, वेट की बात हो, तो वेट का मतलब क्या होता है? बोलेंगे सर वेट का मतलब होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ऑन बॉडी क्या बोल रहे हैं हम लोग? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया बल को हम लोग वेट कहते हैं। मतलब सर मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे कोई वेट पूछे तो वेट का मतलब होता है सर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसा वाला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट? एम इंटू जी। समझे बात को? अब मास दिया हुआ है 2 kg, जी का वैल्यू होता है 10, ये हम लोग लेते हैं 9.8, जैसा कि सवाल में हमको लग रहा है कि 9.8 को ले लिया ये। तो 9.8 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19.6 न्यूटन आएगा बाबू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 12। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में क्या बोलता है? ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस। एक पैसेंजर है, वो पैसेंजर कहाँ पर है? बैठा हुआ है या खड़ा, जो भी है, कहाँ पे? बस में है। इज थ्रोन फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ ढकला जाता है। व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, गाड़ी चल रहा है और चलता गाड़ी में अगर ड्राइवर खटाक से एकदम ब्रेक को मारे तो पैसेंजर जो होता है ऐसे करके झटका जाता है कि नहीं? दिस इज एक्सप्लेन्ड। ये एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिला है हमको? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी में न्यूटन थर्ड लॉ, और डी में द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सुनिएगा बात को, ये क्या बोल रहा है? जब आप गाड़ी में बैठे हो और अचानक ब्रेक मारे, तो जब आप गाड़ी में बैठे हो तो क्या होगा? आप मोशन में होंगे। गाड़ी चल रहा है सर, आप किस में? मोशन में। अब अचानक अगर ड्राइवर ब्रेक मारता है तो क्या होगा? बोलेंगे ड्राइवर जब ब्रेक मारेगा तो वो रेस्ट में करना चाहेगा गाड़ी को,
पर आप मोशन में हैं तो लगातार मोशन में ही रहना चाहिएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर आप रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे ही रहेंगे, मोशन पे है तो मोशन पे रहेंगे। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अगर आप मूव कर रहे हैं ना तो आप लगातार मूव ही करेंगे। समझिए बात को। अब गाड़ी का ड्राइवर जो ब्रेक लगा देता है तो आप तो मोशन में थे तो कंटिन्यू क्या करना चाहेंगे? मोशन को। इसीलिए क्या लगता है आपको? जर। लेकिन आप रुक जाते हैं, इसलिए रुक जाते हैं चूंकि नीचे फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो और वो ब्रेक मारे तो क्या होगा? आप शीशा उसा तोड़ के एकदम बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया बात? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? आप बोलेंगे सर बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ। हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं अब हम लोग। कंजर्वेशन मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। कंजर्वेशन मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल, मतलब दो पार्टिकल जब आपस में टकरा रहा है तो कोलिजन होता है। उसमें जो है मोमेंटम का कंजर्वेशन जो हम लोग कराते हैं वो क्या सिखाता है हम लोग को? तो बोलेंगे सर पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा न्यूटन फर्स्ट लॉ ओनली, सी में दिया हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ ओनली, और डी में दिया हुआ बोथ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ रहे बात को? क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ बोथ क्या होगा बाबू? करेक्ट होगा इसमें, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। 14 हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है क्या कि ए ब्लॉक ऑफ मास बड़ा एम, एक ब्लॉक है आपके सामने जिसका मास कितना है? बड़ा एम मास है। ओके सर, बड़ा एम है। प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस में इसको रख दिया गया है, फुल स्टॉप। ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस। अब एक फोर्स लगाया जा रहा है और इसको मूव कराया जा रहा है। इसको फोर्स लगा के क्या कराया जा रहा है बाबू? तो मूव कराया जा रहा है। बहुत अच्छा सर। तो देखिए क्या बोल रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स F developed is proportional to the option A a square of the mass of the body, B mass of the body, reciprocal of mass of the body and reciprocal of square of the body। क्या बोलता है सर? बोलता क्या है कि इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F वो क्या होगा? तो बोलेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना F इक्वल टू वाट, क्या होता है बाबू? तो बोलते हैं सर मास नहीं, म्यू इनटू नॉर्मल होता है। याद आया? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? म्यू इनटू नॉर्मल होता है, नॉर्मल। और नॉर्मल बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg। तो हम लोग कहेंगे फ्रिक्शन बराबर क्या होगा? म्यू इनटू mg। अच्छा, बड़ा m है तो सर आप भी लिख दीजिए बड़ा m, mg। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हमको समझ में आ रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है सर? इसका मास है। फ्रिक्शन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? इसका मास है। अब ऑप्शन देखिए तो क्या क्या बोलता है कि स्क्वायर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। नो, नहीं सर, स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी नहीं है। ऑप्शन बी मास ऑफ द बॉडी, यस। देखो फ्रिक्शन जो होगा वो मास ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 15 हो गया। चलिए अब चलते हम लोग 16 पे। इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, कोई भी कोलिजन हो तो कोलिजन जब होता है तो क्या होता है? दो प्रकार का कोलिजन होता है। क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं हम लोग? 16। किसी भी टाइप का कोलिजन में खास बात क्या होता है कि यह मोमेंटम कंजर्वेशन होता है और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। दो टाइप का कंजर्वेशन होता है यहाँ पर, एक मोमेंटम का, दूसरा काइनेटिक एनर्जी का। अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ, कैसा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन, तो क्या होगा बाबू? SION, इलास्टिक कोलिजन हुआ तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होगा। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो मोमेंटम कंजर्व होगा पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है।
मतलब ये हुआ कि जब जब इलास्टिक कोलिजन होगा दोनों चीज कंजर्व होगा। कौन कौन? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। पर अगर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। मोमेंटम दोनों के केस में कंजर्व होता है, या इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, दोनों के केस में मोमेंटम क्या हो जाएगा बाबू? कंजर्व्ड हो जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में तो कंजर्व्ड होगा पर इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होता है। ऑप्शन पढ़ते हुए हम लोग क्या बोलता है? लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यस, लीनियर मोमेंटम जो है ना, लीनियर मोमेंटम वो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, दोनों में क्या हो जाता है? वो कंजर्व होता है। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। नहीं भाई, काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक में कंजर्व कहाँ होता है? नहीं होगा। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, बट बी तो गलत है। नाइदर ए एंड नाइदर बी इज करेक्ट। नहीं, ऑप्शन ए तो सही है हमारा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया सर? सही ऑप्शन हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए 16 हो गया हमारा। 17, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास डैश 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 हाइट। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? तो कहेंगे हम लोग सर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है mgh, है ना बाबू? पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। तो m का मतलब क्या हो गया? मास, और h का मतलब क्या हो गया? हाइट। अब एक ये खाली जगह पे है, ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्लियर है? जी क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, या फिर कहेंगे हम लोग कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ऑप्शन ए में क्या बोलता है? डिस्प्लेसमेंट है, एकदम गलत बात है। बी में बोलता है डेंसिटी है, ये भी गलत है। सी में बोलता है वेलोसिटी, तो साक्षात गलत है। और डी में बोल रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये एकदम सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी हमारा सही होगा। ठीक है, 17 हो गया। अब 18 करते हैं। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, बोलता है क्या? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ये जो था हमारा मोमेंटम वाली बात था, तो ये था हमारा 16 सर, और ये हो गया हमारा 17 सर। अब चलिए करते क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 बोलते हैं एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, मतलब सर अगर हम बोले कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो क्या देगा? इक्वेशन क्या देगा? सुनिएगा भाई। एफ डॉट डी एस क्या होता है? सर वर्क डन होता है। इस इक्वेशन को समझिए बात को बढ़िया से। जब भी ना एरिया की बात करें, जब भी किसकी बात करें? एरिया की बात करें, तो वहाँ डॉट होना चाहिए या गुना होना चाहिए, सिंपली बात है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देगा? क्या देता है बताओ? वर्क डन। तो इसका एरिया अंडर कर्व भी क्या देगा? हमारा वर्क डन मिलेगा। समझा बात को? तो हम लोग क्या कहेंगे? कहीं पे है ये ऑप्शन? यस सर है। ए में बोलता है इम्पल्स, एकदम गलत है। बी में बोलता है मोमेंटम, ये भी गलत है। सी में बोलता है वर्क डन, यस वर्क डन मिलता है कि नहीं? चलो भाई। और डी बोल रहा है नन ऑफ दिस, है ना? ऑप्शन सी करेक्ट है। बहुत अच्छा। चलिए अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। क्या बोलता है? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इन द रोटेशनल एनालॉग्स टू, बोलता है क्या कि टॉर्क जो किसी भी बॉडी में लगता है वो किसके अनुरूप है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि सर मास का अनुरूप है, हाँ फोर्स का अनुरूप है, वेलोसिटी का अनुरूप है, या काइनेटिक एनर्जी का अनुरूप है। सुनना बात ध्यान से। हाँ, ये वर्क डन कितना हुआ? एफ डॉट डी एस। लेकिन कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करता है तो वर्क डन कितना होता है? आपको पता है? टॉर्क इनटू डी थीटा होता है। मतलब सर ध्यान से समझिएगा, इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं अब, है ना? क्वेश्चन नंबर 19 को समझाने की कोशिश कर रहा है आपको। हम क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन बराबर सिंपल वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? कोई भी चीज रोटेट करता है तो वर्क डन क्या होता है? टॉर्क इनटू डी थीटा। डी थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? वर्क डन। ये भी क्या है? वर्क डन। तो ये इसके एनालॉग हुआ कि नहीं? समझ रहे बात को? तो टॉर्क का एनालॉग कौन हुआ?
फोर्स। समझ में आया ना बात? तो हम लोग क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 19 में कि सर ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो किसके एनालॉग होता है, किसके अनुरूप है, तो कहेंगे हम लोग सर फोर्स का अनुरूप है। समझे बात को? तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, बी हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 में। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। समझिए बात को बढ़िया से, क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। बताओ फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे सुनना। टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर पता है आपको क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। समझे बात को? क्या होता है बाबू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अगर टॉर्क है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है कि नहीं। ए में दिया सेंटर ऑफ मास, गलत। बी में दिया टॉर्क, सही। सी में एंगुलर मोमेंटम, गलत। और डी में लीनियर मोमेंटम, वो भी गलत है। क्लियर है? तो हम लोग क्या कहेंगे सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे, वरना वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर बेकार लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे करेंगे 21 से लेकर के 30 तक। अभी के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मिजाज में रहिए।